एपिसोड 123 मिहिर पर हमला। मिहिर के मन में रह रहकर शक की सुई घूम रही होती है। पृथ्वीराज के इस तरह के बदले बर्ताव पर मिहिर को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन मुग्धा के चेहरे की खुशी देखकर मिहिर कुछ नहीं बोलता। पृथ्वीराज और माया के स्टेज से उतर जाने की कुछ देर बाद ऋतु विवान से कहती है, अब मेरी एक्टिंग की बारी। ऋतु की बात सुनकर विवान कुछ कह पाए कि उससे पहले ही ऋतु अपनी ड्रेस संभालते हुए वहां से स्टेज की तरफ चली जाती है। विवान भी उसके पीछे पीछे स्टेज की ओर चल देता है। मुग्धा और मिहिर स्टेज पर बैठे आपस में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी ऋतु वहां आती है और मिहिर के सामने अपना हाथ आगे करती हुई कहती है, कंग्रेचुलेशंस। मिहिर एक बार मुग्धा की तरफ देखता है और मुग्धा मुस्कुराकर मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, थैंक यू। तभी विवान भी आगे बढ़कर मुग्धा और मिहिर से बोलता है, मुझे माफ कर दो यार तुम दोनों, मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुग्धा और मिहिर को कोई जवाब न देता देखकर विवान आगे कहता है, मिहिर तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था यार, क्या अब भी अपने इस नालायक दोस्त को माफ नहीं करेगा? अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है, अब क्यों किसी गलतफहमी को जगह देनी? माफ कर देना यार मुझे। मिहिर ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और विवान उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर ऋतु और मुग्धा भी बहुत खुश हो जाती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ आगे बोल पाए, अचानक वहां की लाइट चली जाती है। लोगों में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मिहिर तुरंत कसकर मुग्धा का हाथ पकड़ लेता है और मुग्धा को अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहों में जकड़ लेता है। फिर मुग्धा से कहता है, मुग्धा तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं यही हूँ तुम्हारे एकदम करीब, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी रतन मामा की आवाज सुनाई देती है, मोहित देख तो जरा बेटा, ये लाइट को अचानक क्या हुआ है? अगले ही पल वहाँ एक गोली चलने की तेज आवाज सुनाई देती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और तभी किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, अचानक से पूरा मैदान फिर से रोशनी से सराबोर हो जाता है। बिजली के वापस आते ही मिहिर की नजर जैसे ही अपनी बाहों में कैद मुग्धा पर पड़ती है तो मिहिर के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उसकी पकड़ में मुग्धा नहीं बल्कि ऋतु होती है। वहीं दूसरी ओर मिहिर की बाहों में जकड़ी हुई ऋतु खुद को मिहिर से अलग करती हुई कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम मिहिर? अब छोड़ो भी मुझे, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी शादी मुग्धा से हुई है। ऋतु को देखते ही मिहिर उसे अगले ही पल छोड़ देता है और इधर उधर मुग्धा को देखने लगता है, लेकिन उसे मुग्धा कहीं भी दिखाई नहीं देती। घबराया हुआ मिहिर स्टेज से उतरते हुए चिल्लाता है, मोहित, मामा जी, मोहना, जल्दी मुग्धा को ढूंढो, मुग्धा यहाँ नहीं है। मिहिर की बात सुनते ही सब लोग जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, मुग्धा, मुग्धा, कहाँ हो तुम? मिहिर जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, मुग्धा, मुग्धा, कहाँ हो तुम? अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज इसे अभी के अभी बंद करो। मुग्धा को वहाँ आसपास ना पाकर मिहिर की हालत खराब होने लगती है। रतन मामा फटाफट से दुर्गा प्रसाद के पास जाते हैं। दुर्गा, जल्दी से मुग्धा को ढूंढो। मिहिर को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है मानो मिहिर की जान पर बनाई हो। खुद को संभालते हुए मिहिर फिर से एक बार आवाज लगाता है, मुग्धा, प्लीज वापस आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ, ऐसे मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुग्धा को वहाँ आसपास पूरे मैदान में कहीं ना पाकर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद तुरंत अपने सारे लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहता है, सब के सब अभी के अभी हर जगह फैल जाओ और मुग्धा को ढूंढो। मुझे इस पूरी एरिया का कोना कोना जांच करना है, मुग्धा कहीं भी हो सकती है। सबसे पहले घर के अंदर से शुरू करो। दुर्गा प्रसाद का ऑर्डर पाते ही उसके सारे हवलदार पूरे एरिया में फैल जाते हैं और मुग्धा की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अपनी मुग्धा की जान की फिक्र के कारण मिहिर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये सब देखकर पृथ्वीराज जोर से चिल्लाता है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मिहिर को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा है। उसकी मुग्धा अभी उसके पास नहीं है। मिहिर को ऐसा लगता है मानो उससे सांस तक नहीं ली जा रही कि तभी एक हवलदार की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठता है, सर, सर जल्दी आइए यहाँ, देखिए मुझे यहाँ क्या मिला है, जल्दी आइए सर। हवलदार की बात सुनते ही मिहिर, दुर्गा प्रसाद,
रतन, पृथ्वीराज, हर कोई उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। वो घर के अंदर आंगन में पहुंचते ही सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। सामने मिहिर के दूर के रिश्ते में आने वाली चाची की लाश पड़ी होती है। उनके सर के पास खून का तालाब दिखाई दे रहा होता है। वो थोड़ी देर पहले जो गोली चलने की आवाज आई थी, वो गोली इन चाची को ही लग गई होती है। ये देखते ही दुर्गा प्रसाद जोर से चिल्लाता है, हसमुख, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। पूरा माहौल बेहद गमगीन हो जाता है। उन चाची के घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ लोग तो रोते रोते मुग्धा को कोसते हुए कहते हैं, कितनी मनहूस है ये लड़की मुग्धा, अभी तो हमारे परिवार में अच्छे से कदम तक नहीं रखा और आते ही हमारे परिवार की सदस्य को निकल गई। पर मिहिर उस हालत में नहीं रहता कि उन लोगों की बातों का जवाब दे पाए। थोड़ी देर में ही वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाती है और कुछ लोग मिहिर की चाची के शरीर को उठाकर ले जाने लगते हैं तो पूरी जमीन पर खून की बूंदें टपक टपक कर गिरने लगती हैं। सभी लोग वहाँ मुग्धा को ही ढूंढ रहे होते हैं तभी कि अंदर से मिहिर को मोहना के चिल्लाने की आवाज आती है, मिहिर, जल्दी अंदर आओ, मुग्धा यहाँ है। मोहना की बात सुनते ही मिहिर तेजी से उस आवाज की दिशा की ओर भागता है। मिहिर को ऐसा महसूस हो रहा होता है मानो मिहिर के लिए एक एक पल मुग्धा के बिना सदियों के समान हो। मिहिर ने अंदर कमरे में जाकर देखा कि बाथरूम में मुग्धा पूरी तरह रस्सियों से जकड़ी हुई जमीन पर बैठी हुई है। मुग्धा के मुंह में किसी ने रुमाल भर दिया ताकि मुग्धा चिल्ला न पाए और लोगों तक मुग्धा की आवाज पहुंच न पाए। खुद को आजाद करवाने की कोशिश करते करते मुग्धा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और मुग्धा के मुंह से आवाजें आ रही होती हैं। तभी मुग्धा का ध्यान मिहिर पर जाता है और मिहिर तुरंत मुग्धा के हाथ और पैरों में बंधी रस्सियों को खोलने लगता है। मुग्धा की हालत देखकर मिहिर का तो मानो जैसे खून खौलने लगता है। अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ और अपने गुस्से को काबू करता हुआ मिहिर मुग्धा के और करीब जाता है। मिहिर जैसे ही मुग्धा के मुंह से रुमाल बाहर निकालता है, मुग्धा एक लंबी सांस लेते हुए सिसक सिसक कर रोने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुग्धा ने कितनी देर से अपनी सांसें रोक रखी हो। मुग्धा का रोना देखकर मिहिर मुग्धा को अपने गले से लगाकर मुग्धा की पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम चिंता मत करो मुग्धा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो जो कोई भी है जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, वो अब तो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुग्धा की हालत देखकर मिहिर को बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन मिहिर आगे कुछ बोल पाए कि इतनी देर में वहाँ पृथ्वीराज, रतन और दुर्गा प्रसाद के साथ और भी बाकी सारे लोग पहुँच जाते हैं। मुग्धा की हालत देखकर रतन मामा मिहिर को कहते हैं, बेटा तुम मुग्धा को लेकर तुरंत अपने कमरे में जाओ और मिहिर तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम अभी सिर्फ मुग्धा के पास रहो। मुग्धा को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि अभी मुग्धा काफी डरी हुई है। तुम साथ रहोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। रतन मामा की बात सुनकर मिहिर कुछ बोल पाए कि उससे पहले ही इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा, एक मिनट रुक जाइए रतन, मुझे मुग्धा से कुछ बात करनी है। अगले ही पल सब लोग आराम से फंक्शन में लगे टेबल पर जाकर बात करने लगते हैं कि मिहिर को कुछ अजीब लगता है। मिहिर मोना को मुग्धा का ख्याल रखने को कहकर एक और चला जाता है। दुर्गा प्रसाद मुग्धा से बड़े ही प्यार से पूछते हैं, मुग्धा बेटा, क्या तुमने उसे देखा जिसने तुम्हें इन रस्सियों से बांधा था? मुग्धा नाम में सर हिलाती हुई कहती है, नहीं सर, मैंने उसे नहीं देखा, बहुत अंधेरा था, मुझे बस गोली के चलने की आवाज सुनाई थी और जब मेरी आंख खुली तब मैंने खुद को यहाँ रस्सियों से बंधा हुआ पाया। लेकिन उस इंसान ने मेरे मुंह में ये कपड़ा भर दिया था जिसके कारण मैं मदद के लिए भी चिल्ला नहीं पा रही थी। मुग्धा की बात सुनकर पृथ्वीराज ने इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद से कहा, इंस्पेक्टर चाहे आपको जो भी करना पड़े, जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढो जिसने मेरी बेटी की ये हालत की है। पृथ्वीराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद कहते हैं, आप चिंता मत करिए पृथ्वीराज जी, पुलिस उसे किसी भी पल ढूंढ निकालेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिहिर जंगल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उसे कोई दिखाई देता है जिसने काले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ है और वो जंगल की ओर जा रहा होता है। मिहिर तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेता है और एक जोर का मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। वो आदमी मिहिर के हमले से बौखलाकर जमीन पर औंधे मुंह गिरता है। अगले ही पल मिहिर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसके चेहरे से एक नकाब हटाने लगता है जिससे वो इंसान अपनी पहचान छुपाए हुए है। इससे पहले कि मिहिर वो नकाब हटाता,
अचानक वहाँ का माहौल बदलने लगता है। आसपास से कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे माहौल में ठंडक बढ़ गई हो। मिहिर गौर से आसपास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इंसानों का खून पीने वाले वहशी दरिंदे मिहिर को चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। इंसानों जैसा पहनावा पहने, जिनके पूरे शरीर की नसें उभरी हुई हैं। हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े कि किसी को भी चीर कर एक झटके में खत्म कर दें। आंखें एकदम गुस्से से लाल और बड़े बड़े दांत मुंह से झांक रहे हैं। तकरीबन 7-8 वैम्पायर एक साथ मिहिर पर झपट पड़ते हैं। मिहिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है और वो सारे दरिंदे दूर जाकर पेड़ों से टकराते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें एक खरोंच तक न आई हो। वो एक एक करके मिहिर पर टूट पड़ते हैं। मिहिर लात घूंसे मारकर सबको एक और करने लगता है। कभी वो वैम्पायर मिहिर पर भारी लगने लगते हैं तो अगले ही पल मिहिर उन्हें उठाकर दूर पटक देता है। तभी 2 खून पीने वाले दरिंदे मिहिर को कसकर पकड़ लेते हैं और एक वैम्पायर मिहिर की गर्दन की ओर बढ़ने लगता है। मिहिर अपनी भरसक कोशिश कर खुद को छुड़वाना चाहता है, लेकिन वो वैम्पायर मिहिर के खून की प्यास लिए उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। वो अपने दांत मिहिर की गर्दन में गड़ा ही चुका है कि तभी मिहिर के शरीर से निकलता तेज उसे ऐसा झटका देता है कि वो कई फीट दूर उछलकर जाकर गिरता है। ये देखते ही वो सभी वैम्पायर वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिहिर जैसे ही उस काली शॉल वाले के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। मिहिर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए घर की ओर चल पड़ता है। आज पूर्णिमा है और चांद की खूबसूरत रोशनी से मिहिर के घर का पूरा आंगन चमक रहा होता है। मोहित, मोहना, मुग्धा, रतन और गोविंद सब आंगन में बैठे हुए हैं। अभी जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ उसके सदमे के कारण सब बस चुप बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद अपने आदमियों के साथ उस हमलावर को ढूंढ रहा होता है जिसने मुग्धा के ऊपर हमला किया और मिहिर की चाची को मौत की घाट उतार दिया। घंटों जंगलों की खाक छानने के बाद भी दुर्गा प्रसाद को उस हमलावर से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिलता और दुर्गा प्रसाद थका हारा अपने आदमियों के साथ जंगल से चला जाता है। तभी वहां आंगन में पृथ्वीराज आकर रतन से कहते हैं, रतन, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे घर में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारे घर पर रहते हुए भी मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझसे मेरी बेटी मुग्धा की यह हालत देखी नहीं जा रही। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना रतन, तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वीराज की बातों को सुनते हुए रतन कहता है, पृथ्वीराज, आप खामखा परेशान हो रहे हो। दुर्गा प्रसाद अभी उस हमलावर को ढूंढ निकालेगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। मुग्धा यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें। रतन की बात सुनकर पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करते हुए पृथ्वीराज ने बड़े ही आराम से रतन से कहा, देखो रतन, मुझे पता है दुर्गा प्रसाद उसे ढूंढ लेगा, लेकिन जब तक दुर्गा प्रसाद उस हमलावर को ढूंढ नहीं पाता तब तक मेरी बेटी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और मैं अपनी बेटी को ऐसे खतरे में छोड़कर चला जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरे लिए हर एक चीज से बढ़कर मेरी बेटी मुग्धा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिहिर और मुग्धा मेरे साथ ओल्ड विला चले। वहाँ ये दोनों बहुत ही महफूज रहेंगे। चाहो तो तुम भी आ सकते हो। रतन, इन लोगों के साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पृथ्वीराज ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा। तभी सामने से एक तेज आवाज आती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सब लोग उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। सामने मिहिर खड़ा होता है और वो धीरे धीरे चलकर पृथ्वीराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिहिर पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप मुग्धा से बहुत प्यार करते हैं और मुग्धा की बहुत परवाह भी है आपको, लेकिन हम लोग इस तरह भागकर ओल्ड विला नहीं जाएंगे। मुझे माफ कीजिए। मिहिर की बात सुनकर पृथ्वीराज खामोश निगाहों से मुग्धा की तरफ देखने लगता है। तो क्या होगा कहानी में आगे? मुग्धा क्या फैसला सुनाएगी? क्या वो अपने पापा की बात मानेगी या फिर अपने पति मिहिर की?